स्वागत है। आज का टॉपिक है केंद्रीय विधान परिषद में अतिरिक्त सदस्यों के निर्वाचन हेतु कौन सी रीति अपनाई गई है। परोक्ष निर्वाचन नीति किस अधिनियम द्वारा केंद्रीय तथा प्रांतीय दोनों विधान परिषदों के सदस्यों को बजट पर बहस करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 द्वारा 1892 के अधिनियम के अंतर्गत नवीन विधि निर्माण के तहत प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं के लिए अनिवार्य था। गवर्नर जनरल व सराय की पूर्व स्वीकृति आपातकाल या विशेष आवश्यकता की स्थिति में गवर्नर जनरल को व्यवस्थापिका सभा की मदद से प्रांतों के लिए विधि निर्माण का अधिकार देने का अधिनियम था। भारतीय परिषद अधिनियम 1892 फिर समय 1892 के अधिनियम के अधीन प्रांतीय परिषद के अतिरिक्त सदस्य का चुनाव किया जाता था। विश्वविद्यालयों, नगर पालिकाओं, जिला परिषद, व्यापार संघ, जमींदारों आदि की सिफारिशों पर 1892 के अधिनियम के तहत केंद्रीय परिषद के गैर सरकारी सदस्यों का निर्वाचन किस प्रकार का होता था। प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों की सिफारिश पर फिर 1892 के अधिनियम के अधीन गठित होने वाली व्यवस्थापिका सभाओं केंद्रीय तथा प्रांतीय के सदस्य किस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। पूरक प्रश्न तथा तर्कपूर्ण प्रश्न 1892 के अधिनियम द्वारा स्थापित व्यवस्थापिका सभा की वास्तविक स्थिति थी। ये थी परामर्शदात्री परिषदों जैसी। 1892 के अधिनियम की आलोचना करने वाले नरम दलीय नेताओं के नेतृत्व करते थे गोपाल कृष्ण गोखले 1892 के अधिनियम द्वारा किए गए सुधारों का पूर्ण लाभ उठाने की सलाह देने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नेता थे। ये थे सुरेंद्र नाथ। फिर इसमें आएगा 1892 के अधिनियम के अधीन गठित होने वाली केंद्रीय परिषद के सदस्य बनने वाले भारतीय नेता थे। यह गोपाल कृष्ण गोखले, रास बिहारी बोस तथा सुरेंद्र नाथ बैनर्जी है। फिर इसमें आएगा भारत परिषद अधिनियम 1919 के भारत परिषद अधिनियम को और अन्य किस नाम से जाना जाता है। मार्ले मिंटो सुधार के नाम से। भारतीय परिषद अधिनियम 1919 किस वर्ष लागू हुआ था। जनवरी 1910 में। इसमें आएगा 1919 के अधिनियम द्वारा वायसराय की केंद्रीय परिषद में अतिरिक्त सदस्यों की संख्या बढ़ा दी थी। 60 सदस्य 1919 के अधिनियम के द्वारा 1919 के अधिनियम द्वारा वायसराय की परिषद की कुल सदस्य संख्या कितनी हो गई थी। 69। इसमें आएगा 69 में आएगा 69 के बाद आएगा 69 किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू की गई थी। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 द्वारा सांप्रदायिक प्रतिनिधि की व्यवस्था द्वारा भविष्य में देश विभाजन की आधारशिला तैयार करने वाला अधिनियम था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 इसमें आएगा लॉर्ड मिंटो ने मुसलमानों को निर्वाचन संबंधी कौन सी सुविधा प्रदान की थी। पृथक निर्वाचन। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का जन्मदाता किसे माना जाता है। लॉर्ड मिंटो को। भारत सचिव लॉर्ड मार्ले ने निर्वाचन हेतु किस निर्वाचक मंडल की सिफारिश की थी। इसके मिश्रित निर्वाचन मंडल वह अधिनियम जिसके द्वारा विधि निर्मात्री परिषद का नाम सर्वप्रथम व्यवस्थापिका सभा रखा गया था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 सुधारों की प्रकृति तथा प्रतिनिधित्व विस्तार के संदर्भ में रिपोर्ट देने हेतु लॉर्ड मिंटो द्वारा नियुक्त की गई समिति के अध्यक्ष कौन थे। A.T. अरुणडेल। फिर इसमें आएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के तहत वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में किसे प्रथम भारतीय सदस्य के रूप में नियुक्त किया। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को। केंद्रीय एवं प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं की व्यवस्था और शक्तियों के विस्तार का अधिनियम था 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। फिर इसमें आएगा 1909 के परिषद कानून के अंतर्गत केंद्रीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं में सदस्यों के संदर्भ में बनाए जाने वाले अधिनियमों के लिए आवश्यकता यह सब परिषद भारत सचिव की स्वीकृति प्राप्त करना। 1909 के परिषद कानून के अनुसार विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्रों की कितनी श्रेणियां थी। तीन थी।
विधायी परिषदों में पूरक प्रश्न पूछने की व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1909 विधायी परिषदों में लोकहित के विषयों को प्रस्तुत करने का अधिकार देने वाला अधिनियम था। भारतीय परिषद अधिनियम 1909 भारत शासन अधिनियम 1919 भारत सरकार अधिनियम 1919 की आधार सामग्री थी। यह मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड रिपोर्ट 1918 भारत सरकार अधिनियम 1919 का उद्देश्य क्या था? भारत में एक उत्तरदायी शासन की स्थापना करना फिर इसमें आएगा स्थापना करना। भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रस्तावना में समावेश था अगस्त घोषणा के मूल सिद्धांतों का। ब्रिटिश संसद में भारत सरकार अधिनियम 1919 कब पारित किया गया? दिसंबर 1919 में। फिर है भारत सरकार अधिनियम 1919 लागू हुआ था 3 जनवरी 1921 को। फिर इसमें आएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 नए प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए किस प्रणाली को अपनाया था? यह द्वैध शासन है। फिर 1919 अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय कार्यकारिणी परिषद की शक्तियों का विभाजन कितने भागों में किया गया था? 2 भागों में। आरक्षित तथा हस्तांतरित विषय। फिर इसमें आएगा हस्तांतरित विषयों पर राज्य के गवर्नर किसकी सलाह पर कार्य करते थे? मंत्रियों की सलाह पर। फिर इसमें आरक्षित विषयों पर राज्य के गवर्नर किसकी सलाह पर कार्य करते थे? कार्यकारी परिषद की सलाह पर। पहली बार किस अधिनियम के द्वारा केंद्रीय प्रांतीय विषयों में विभाजन किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतीय तथा केंद्रीय सरकार के बीच शक्ति विभाजन किया गया था न्याय गमन नियमों के अनुसार। इसमें आएगा भारतीय संविधान में सरकार को एकात्मकता से संघात्मकता में परिवर्तित करने हेतु पृष्ठभूमि तैयार करने वाला कानून कौन सा था? भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधिनियम के अधीन केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के मध्य विवादित स्थिति में मान्य मत किसका होता था? केंद्र सरकार का 1919 के अधिनियम का झुकाव किस तरफ था? संघात्मक सरकार की तरफ। फिर इसमें आएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार प्रांतीय स्तर पर विषय में भ्रम की स्थिति में किसका स्पष्टीकरण मत एवं निर्णय अंतिम होता था? गवर्नर का। भारत में गवर्नर के अधीन कितने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई? 9 प्रांतों में। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन प्रांतों में स्थापित होने वाली विधान परिषदें किस प्रकार की थी? एक सदनीय। फिर इसमें आएगा किस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधानसभाओं के लिए पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली अपनाई गई थी? 1919 का अधिनियम द्वारा। फिर 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की व्यवस्था किन वर्गों में की गई थी? इसका आएगा सिखों, भारतीय ईसाई, यूरोपीय व ओंगल भारतीयों के लिए। फिर इसमें आएगा भारतीयों के बाद आएगा 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधान परिषदों में दलित वर्ग श्रमिक आदि को प्रतिनिधित्व देने के लिए व्यवस्था की गई थी। मनोनयन के द्वारा भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय विधानसभा के निर्वाचन हेतु मतदान की शर्तें किस प्रकार निर्धारित की गई थी? ये अलग अलग प्रांतों के लिए अलग। फिर इसमें आएगा प्रांतीय विधानमंडलों को प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? भारत सरकार अधिनियम 1919 में किस अधिनियम द्वारा प्रतिवर्ष विधानमंडल के समक्ष बजट प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य किया गया था? 1919 के अधिनियम के द्वारा। फिर इसमें आएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतीय विधानसभा का कार्यकाल निर्धारित किया गया था 3 वर्ष। फिर 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विधानसभा बुलाने, स्थगित करने अथवा भंग करने की शक्ति निहित थी गवर्नर में। किस प्रांत में द्वैध शासन प्रणाली संतोषजनक ढंग से कार्य किया था? पंजाब मंत्री गवर्नर के प्रसाद पर्यंत ही पद पर रह सकेगा। यह व्यवस्था किस अधिनियम द्वारा की गई थी? भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत गवर्नर द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने हेतु वांछित शर्त क्या थी? यह थी वायसराय की अनुमति। किस अधिनियम द्वारा केंद्र में प्रथम बार द्वैध सदनीय विधानसभा स्थापित की गई थी? ये थी 1919 के अधिनियम द्वारा। फिर इसमें आएगा वह अधिनियम जिसके द्वारा
प्रथमतः राज्यसभा स्थापित की गई थी। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधिनियम द्वारा स्थापित राज्यसभा का कार्यकाल निश्चित किया गया था 5 वर्ष। 1919 के अधिनियम के अनुसार विधानसभा में कौन सा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य था? कर वृद्धि विषयक सभी प्रस्ताव, आर्थिक बिल। फिर है 1919 के अधिनियम के द्वारा भारत सचिव की परिषद की संख्या पुनर्निर्धारण की गई थी, न्यूनतम 8 तथा अधिकतम 12। 1919 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की संख्या पुनः निर्धारित की गई थी 3, 2 से बढ़ाकर। फिर इसमें आएगा 1919 के अधिनियम के अनुसार किन विषयों पर भारतीय परिषद इंडियन काउंसिल का मत अति आवश्यक था? आय व्यय तथा अखिल भारतीय सेवा संबंधी नियम। किस अधिनियम द्वारा लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यकाल का सर्जन किया गया था? 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा। इसमें आएगा फिर किस अधिनियम द्वारा प्रावधान किया गया कि केंद्रीय बजट एवं प्रांतीय बजट अलग अलग पेश होंगे? भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। किस अधिनियम के द्वारा पहली बार एक लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई? भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा। फिर है भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन केंद्रीय सरकार विहित विषय थे नाविक सेना, बाह्य संबंध, भारतीय राजाओं से संबंध, रेलवे, डाक तथा तार, मुद्रा, ऋण आय के साधन, फौजदारी तथा दीवानी कानून, अखिल भारतीय सेवाएं आदि। फिर इसमें आएगा भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन प्रांतीय सरकार में निहित विषय थे स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, बिक्री कर, सहकारी समितियां, भूमिकर प्रशासन, सिंचाई, न्याय, पुलिस तथा कारागृह आदि। फिर 1919 के अधिनियम का किन लोगों द्वारा स्वागत किया गया था? कांग्रेस के मध्य वर्गियों द्वारा। फिर इसमें आएगा मूडी मैन समिति किस लिए गठित की गई थी? 1919 के अधिनियम की जांच करने हेतु। फिर भारत का गवर्नर जनरल राज भी करता है और शासन भी। यह कथन संबंधित है 1919 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को दिए गए विशेष अधिकारों के संदर्भ में। किसने कहा था कि 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल था? सुभाष चंद्र बोस ने। फिर इसमें किसका कथन है कि जेम्स फोर्ड सुधार भारत के आर्थिक शोषण तथा उसे परतंत्र बनाए रखने की प्रक्रिया के ही अंग थे? महात्मा गांधी। भारत शासन अधिनियम 1935 भारत में उत्तरदायित्वपूर्ण स्वशासन की स्थापना के संदर्भ में अंतिम महत्वपूर्ण अधिनियम कौन सा था? इसमें है भारत सरकार अधिनियम 1935। फिर है ब्रिटिश संसद ने भारत शासन अधिनियम 1935 कब पारित किया था? अगस्त 1935 में भारत शासन अधिनियम 1935 की प्रमुख विशेषता क्या है? भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना, प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना, केंद्र में द्वैध शासन। फिर इसमें आएगा केंद्र में द्वैध शासन के बाद आएगा भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां केंद्रित थी गवर्नर जनरल वायसराय में। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ शब्द प्रस्तावित किया? भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत शासन अधिनियम 1935 में विषयों को विभाजित किया गया था संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची में। किस अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। किस अधिनियम द्वारा भारत को लिखित संविधान देने का प्रयास किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा। भारत शासन अधिनियम 1935 में ब्रिटिश भारत से संबंधित कुल अनुच्छेद तथा अनुसूचियां थी 321 अनुच्छेद तथा 10 अनुसूचियां। वह अधिनियम जिसके द्वारा भारत में संघात्मक सरकार स्थापित की गई थी। भारत शासन अधिनियम 1935 के अधिनियम में अखिल भारतीय संघ में सम्मिलित होना किसके लिए अनिवार्य था? ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को। फिर 1935 के अधिनियम में अखिल भारतीय संघ में सम्मिलित होना ऐच्छिक था भारतीय राजाओं के लिए। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन संघ में सम्मिलित होने वाले सभी
रियासतों के शासक के लिए अनिवार्यता अंगीकरण विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार गवर्नर जनरल वायसराय की नियुक्ति की गई थी। यह ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में संघीय शक्तियों के रूप में फिर इसमें आएगा प्रयोगकर्ता अधिकारी के रूप में फिर भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के मध्य वैधानिक शक्तियों के विभाजन हेतु कितनी सूचियां बनाई गई थी। इसमें आएगा 3 संघीय सूची, 59 विषय, प्रांतीय सूची 54 विषय तथा समवर्ती सूची 36 विषय 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संघीय सूची में रखे गए प्रमुख विषय थे सशस्त्र सेनाएं, डाकदार, मुद्रा, रेल, विदेशी मामले, अखिल भारतीय सेवाएं आदि। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत किसी भी सूची में उल्लेखित नहीं किए गए विषय के संदर्भ में विधि निर्माण का अधिकार किसे दिया गया गवर्नर जनरल के आदेश से केंद्रीय अथवा प्रांतीय प्रावधान सभाओं को। थैंक यू दोस्तों।